तो यूपी की सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव जी। धन्यवाद ऋतु जी। जी प्रवीण जी, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी जीत के साथ वापसी कर ली है इन सभी सीटों पर, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 6 सीट पहले भी बीजेपी के पास है और उपचुनाव में एक बार फिर से 6 की 6 सीटें हासिल की। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे देश में एक तरीके से कहें कि जहां जहां उपचुनाव थे बीजेपी ने सभी जगह पर अपनी जीत दर्ज की है, बिहार में जिस तरीके से जीत दर्ज की वो वाकई तारीफ काबिल है। ऐसे में जो बीजेपी काम कर रही है, जो बीजेपी का एजेंडा है वो विकास है, विकास को लेकर बात करती है, लेकिन जब उपचुनाव में बीजेपी उतरी और जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए तो उसमें कहीं ना कहीं देखा गया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बात होती है कि जाति की राजनीति होती है, उसकी झलक बीजेपी में भी देखी गई। जी ऋतु जी, जाति समीकरण उत्तर प्रदेश में निश्चित ही है, लेकिन अब हम इस तिलिस्म को तोड़ चुके हैं। आप बिहार में देखिए, बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा जाति समीकरण वाला क्षेत्र है। अब चुनाव के मुद्दे सिर्फ विकास पे होंगे, जाति पात परिवारवाद इस पे अब चुनाव नहीं चल पाएगा। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार, ये जीत जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये उन माफियाओं के खिलाफ जीत है, ये बिहार और यूपी के युवाओं की जीत है, ये विकास कार्यों की जीत है। ठीक है, जैसे अब लगातार बात हो रही है विकास कार्य को लेकर, और ऐसे में अब आपने कहा कि आपने जातीय समीकरण की जो बात होती है उससे आप आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अब जैसे कि मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि इन सीटों पर जब प्रत्याशी उतारे गए तो जातीय समीकरण को देखते ही उतारे गए हैं, उनको देखते हुए ही उतारे गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई भी प्रत्याशी वहां पर खड़ा कर दिया और जातीय समीकरण के अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही आपने ये प्रत्याशी उतारे। तो हम ये बात कैसे मान ले कि जातीय समीकरण से, जात की राजनीति से अब बीजेपी दूर हो गई है? नहीं ऋतु जी, जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी नहीं उतारे, ये एक इत्तेफाक है कि उस जाति का व्यक्ति वहां पे मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और हम जब चुनाव में टिकट देते हैं तो हम ये मान के तो नहीं देते कि इस जाति को नहीं देंगे, इस जाति को देंगे, और व्यक्ति कोई भी खड़ा हो जाए। जनता तो विकास के मुद्दे पे वोट दे रही है, ये माननीय योगी जी, मोदी जी की सरकार है, इसमें जाति पे, धर्म पे इसका समय चला गया, वो युग खत्म हो गया। अब ये नौजवानों का भारत है, इसमें आप चाहे जिसको खड़ा करें, अगर विकास कार्य नहीं है आपके पास, आपने काम नहीं किया है, तो वो जाति के आधार पे और माफियाओं के आधार पे चुनाव जीतना अब भारत की परंपरा के विपरीत है। अब चीजें बहुत बदल गई हैं, अब ये नए युग का नया भारत है ऋतु जी। प्रवीण जी, अब जिस तरीके से उपचुनाव में तो बीजेपी पास हो गई है, अब 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या तैयारियां, इन्हीं काम को लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ और बेहतर करेंगे जनता के लिए? ऋतु जी, कोई स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लगातार सतत प्रक्रिया के तहत भारत को विकास के पथ पे आगे बढ़ा रहे हैं। मां भारती को सर्वोच्च ऊंचाई पे ले जाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह संस्कारों की पार्टी है, यहाँ हम विकास को आगे बढ़ाते हैं। आप बिहार में देखिए, ये हमारा विकास कार्य ही है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, अभी आप बंगाल में देखिएगा और आने वाला अगला चुनाव भी देखिएगा। और अब पार्टियां कोई भी हो, अगर आप विकास नहीं करेंगे तो भारत की जनता आपको चुनने वाली नहीं है। कोई गलत फहमी में ना रहे इस बात के लिए। ठीक कहा आपने, बिल्कुल विकास के कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जनता बिल्कुल आपके साथ रहेगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है ना कि उपचुनाव को लेकर पार्टी इतना ज्यादा सीरियसली नहीं उपचुनाव को लेती है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को उसका फायदा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो जहां जहां उपचुनाव थे हर जगह जाकर खुद रैलियां की हैं और जनता को संबोधित किया। ऐसे में अन्य पार्टियों को अगर देखा जाए तो कोई भी बड़ा चेहरा मैदान में कूदा ही नहीं, उतरा ही नहीं, तो कॉम्पिटिशन तो ना के बराबर ही था ना, तो इसलिए बीजेपी तो जीतती नहीं। तो कंपटीशन ऋतु जी ना के बराबर था, तो ये विपक्ष की अपनी कमियां हैं, विपक्ष कमजोर है,
विपक्ष नहीं अगर कर पा रहा है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, उनको पूरा मौका दिया जाता है। भाई वो आए, वो भी करे, अपनी चीजों को, अपनी बातों को बताए। असल में वो अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। तो प्रवीण जी, काम करने की जरूरत तो है ना। अगर 2022 में बिल्कुल बिल्कुल 2022 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो ऐसे में अब विपक्ष जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर सीरियस नहीं होता है, लेकिन विधानसभा चुनावों को लेकर तो पूरी तत्परता के साथ मैदान में कूदेगा और तब तमाम मुद्दे उठाएगा। जिस तरीके से लगातार किसान को लेकर, किसान बिल को लेकर, रोजगार को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाए गए हैं, अब ऐसे में जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो विपक्ष आएगा ना। बिल्कुल आना भी चाहिए विपक्ष को। विपक्ष का काम ही है कि हमारी कमियों को बताए, तो उन कमियों को खत्म करने के लिए, इन कमियों पर जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धाराशायी हो रहे हैं। ठीक, उन कमियों पर काम करने के लिए अब आपका एजेंडा क्या है, आपकी सरकार का क्या एजेंडा है? हम लोगों में जो भी कमियां अगर विकास कार्य में दिखती है तो हम लोग स्वयं आत्ममंथन चिंतन करते हैं और उन चीजों को दूर कर रहे हैं। और गलतफहमी फैलाई जा रही है किसान बिल में। किसी भी चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा कार्य कर रही है जनता के लिए। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो हर मुद्दे पे उनको जनता को भड़काना है और गलतफहमी फैला रहे हैं, लेकिन उसका भी उनको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब जनता पढ़ी लिखी और समझदार है, वो स्वयं चीजों का आकलन करती है। बिल्कुल ठीक कहा, स्वयं चीजों का आकलन करती है, जनता बहुत समझदार है। लेकिन कंपटीशन तो टफ होएगा ही हमेशा, जैसे पहले होता है अब भी होगा। अब जिस तरीके से उपचुनाव हो गए, ये जरूरी नहीं कि विधानसभा चुनावों में जो और पार्टियां हैं मैदान में ना कूदे। जाहिर सी बात है कि पूरी मजबूती के साथ वो मैदान में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर क्या कहेंगे, जिससे पीछे अगर कुछ दिनों को हम देखें तो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चरमराई थी, जिसको मुद्दा भी बनाया गया था। नहीं, कानून व्यवस्था जो चरमराई आप लोग कहते हो, मीडिया जो आरोप लगाती है हम लोगों पे या विपक्ष लगाता है, कानून व्यवस्था एकदम सख्त है, चुस्त दुरुस्त है माननीय योगी जी की सरकार में। और थोड़ी बहुत जो कमियां दिखती है, चूंकि हमारी शिक्षा प्रणाली पुराने काल से मैकाले की शिक्षा प्रणाली चली आ रही है, तो मानसिकता ही जब गड़बड़ है चीजों को लेकर, उस शिक्षा प्रणाली पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी नई शिक्षा नीति ले आई है, तो उसके लिए सिर्फ आरोप लगा देना कि कहीं कोई घटना हो गई, छुटपुट तो घटनाएं तो होती रहती है, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। आरोप नहीं लगाते हैं, सजा ना दे। प्रवीण जी, आरोप नहीं लगाते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप ये बताइए। अगर सामने मुद्दे आएंगे तो बोलेंगे ना, जनता तो और मीडिया का तो काम है सवाल पूछना। और अगर हमारे सामने कुछ इस तरह की घटना आएगी, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा, बताइए। मीडिया तो चौथा स्तंभ है, वो पूछे, बिल्कुल पूछे और हम जवाब देने के लिए तत्पर हैं। लेकिन विकास दुबे जैसा माफिया उत्तर प्रदेश में यही पिछली सरकारों ने ही पाल के रखा है। हाथरस जैसी घटना भी है विकास दुबे के साथ साथ। हाथरस जैसी घटना तो बिल्कुल निंदनीय है, अफसोस है। और वो वही नहीं थमती है, उसके बाद कई इस तरह की घटनाएं आई। और इसी को लेकर मेरा सवाल है आपसे कि उसको मजबूत करने के लिए, उस दिशा में काम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये माननीय योगी जी की सरकार है, हम लोग सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। स्ट्रेटेजी क्या है कानून व्यवस्था को मजबूत करने की? और जिस तरीके से पीछे कुछ दिनों में विपक्ष ने कई मुद्दे ले लिए थे, अब आगे 2022 की तैयारियां तो सभी पार्टियां करेंगी, तो ऐसे में कोई भी मौका ना दे, तो अब बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी है 2022 के चुनावों को जीतने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए? क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे? जनता के बीच में जाने के लिए हम अपने विकास कार्यों को जनता को बताएंगे। हमारे द्वारा किया गया सारा कार्य वो जनता के बीच में रखेंगे और जनता जनार्दन डिसाइड करेगी, वो फैसला देगी। अगर हमने ठीक काम किया होगा तो निश्चित ही हमको दोबारा अवसर मिलेगा। वो चाहे अयोध्या हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे भी चीजें आप देखेंगे तो वो चीजें हैं तो वो जो में हुआ है। आप अभी दिवाली को देखिए, देव दिवाली सदियों के बाद अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की फिर से शिलान्यास हुआ और उसमें माननीय योगी जी हमारे जा रहे हैं कल, और वो वहां पे चीजों को करेंगे। और इतनी भव्य दिवाली, 130 करोड़ जनता की भावनाएं और पूरे हिंदू धर्म की भावनाओं को आप देखिए। ठीक,
प्रवीण जी, जैसे कि अब तक रहा, आपने जो मुद्दे उठाए जनता के बीच में, आप जो लेकर गए हैं विकास कार्यों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रहे हैं वो ये है कि राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया, धारा 370 को लेकर जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया गया, बड़ा कदम उठाया गया। ऐसे में अब आगे अगले चुनाव में आप क्या लेकर जाएंगे? क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर फिर से जनता के बीच में पहुंचेंगे? नहीं, हम लोग राम मंदिर को लेकर कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मांगती। हमने सदा विकास के नाम पे वोट मांगा है। हाँ, वो मुद्दे जरूर थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सॉल्व किए हैं। और वो चाहे अयोध्या हो, चाहे संगम नगरी। अयोध्या में माननीय हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे वहां पे आरती वगैरह, और प्रयागराज में हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। ठीक प्रवीण जी, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।